हाँ भाई, तो हम लोगों को आज नया चैप्टर शुरू करना है, नया पोर्शन शुरू करना है इनफैक्ट फिजिक्स में, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस मॉडर्न फिजिक्स में हमें बात करनी है सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स एंड मैटर के, पार्टिकल्स के और पार्टिकल एंड मैटर, सॉरी, ऑफ वेव एंड मैटर। ठीक है। फिर सेकंड पोर्शन में हमें देखना है एटम्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। थर्ड चैप्टर होगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सब होने के बाद एक और एडिशनल चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ये भी हमें पढ़ना है। ये कुल मिला के 4 चैप्टर बचे हैं। डुअल नेचर ऑफ वेव एंड मैटर में बेसिकली हम बात करेंगे उस थ्योरी की जो बोलता है कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ठीक है। तो शुरुआत होती है इसकी हमारे आइंस्टीन के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से। आइंस्टीन का एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ था? बेसिकली इसकी डिस्कवरी करी थी आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन ने इसकी पूरी स्टडी भी करी थी। तो उसने क्या किया था आइंस्टीन ने, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, फिर उसके बारे में आइंस्टीन ने क्या एनालिसिस की, उससे क्या रिजल्ट मिला, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहली बात, when electromagnetic radiations of suitable wavelength are incident on a metallic surface, then electrons are emitted from the surface. This effect is called photoelectric effect. क्या होता है बेटा कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी मेटेलिक सरफेस है, इस पे ऊपर आकर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट हुई बेसिकली। तो हम देखते क्या है, इससे सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें कुछ टर्म्स जाननी चाहिए। सबसे पहला जो टर्म है वो है फोटो इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज हम बात कैसे करेंगे, जब तक हमें बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगी इस चैप्टर की तो हम ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना, इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड
the electrons emitted in photoelectric effect is called photoelectrons। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद अगली टर्म है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या होता है, मेनली इसको मोस्टली इसको वर्क फंक्शन ही बोला जाता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, दिस इज द, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपके एटम के अंदर है, आपके मेटल के अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। तो जो मिनिमम एनर्जी जो प्रोवाइड करनी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या होता है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी required to make an electron free from the metal is called work function। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या बोल रहा है ये, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर मूव करने के लिए पहले से फ्री है, लेकिन उसको मेटल से फ्री करना है, मतलब मेटल से बाहर निकालना है। इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, मेटल के अंदर घूमने के लिए वो फ्री है, पर मेटल से बाहर निकलने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया के अंदर घूमने के लिए फ्री हो, पर इंडिया से बाहर निकलने के लिए आपको वीजा चाहिए। तो जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री का वीजा चाहिए। बेसिकली वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ये गिवन टेम्परेचर पर एक गिवन मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, सबसे कम होता है ये सीजियम का। सबसे कम किसका होता है, सीजियम का। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन कितना होता है, वर्क फंक्शन सीजियम के लिए होता है 1.9। ठीक है, पोटेशियम मतलब के के लिए होता है ये 2.2। सोडियम मतलब Na 1.9 क्या, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लिथियम के लिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे याद नहीं करने, सीजियम वाला भी याद नहीं रखना, लेकिन अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम कितना होता है सीजियम के लिए, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को आज तक जरूरत नहीं पड़ी इसकी, बट ध्यान रहे तो मेरे ख्याल से अच्छा ही रहेगा। ठीक है, ये दो बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब ध्यान दीजिए, वर्क फंक्शन को या थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो W से या फिर फाई से। ठीक है, वर्क फंक्शन को या तो W से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अब थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप देख लेते हैं कि आखिरकार उस सेटअप क्या था जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस एक्सपेरिमेंट से हम लोग आइंस्टाइन ने स्टडी की थी, वो सेटअप क्या था। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं एक मेटलिक शीट जाके मैंने धूप में रख दिया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे, बट मेरे को पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दिखेगा तो है नहीं, है ना। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए कुछ ना कुछ हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना पड़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था वो कैसा बनाया था वो देख लेते हैं। अभी क्या था, एक हमने
ट्रांसपेरेंट ट्यूब लिया, ट्रांसपेरेंट हमने ट्यूब लिया, इस ट्यूब में हमने ये एक प्लेट बनाई, प्लेट रखी, जिसको हमने एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ दूसरी प्लेट रखी जिसको वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें वो हम वैरी कर पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करा उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया, उसके बाद वैरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक रेओस्टेट का यूज किया। थोड़ा गलती हो गया ना। मेरे को लग रहा है ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जरूरत तो पड़ेगी, सॉरी। और यहां से ऐसा कनेक्ट कर दिया, तो देखिए यहां तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आप आगे पीछे रखते हो उस हिसाब से आपका पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा, राइट। तो बेसिकली इधर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल आया, इसको इस प्लेट को हम लोग एनोड कहते हैं, इधर नेगेटिव पोटेंशियल आया, इस प्लेट को हम लोग कैथोड कहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब ध्यान दीजिए, हमने इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव किया है, इधर का नेगेटिव किया है, क्यों? क्योंकि हम यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। यहां से हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें उसके लिए यहां पर लाइट इंसिडेंट करानी होगी। ट्रांसपेरेंट ट्यूब लिया था तो लाइट हम इसके ऊपर इंसिडेंट करा ही सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन हम यहां एनोड पे कैप्चर करेंगे, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम एनोड पे कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था जिसको एनर्जी मिली लाइट से, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला एनोड की तरफ गया, और इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इस तरीके से घूमते हुए ऐसे ट्रेवल करने लग गया, मतलब करंट उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ में आई बात इस सर्किट में? कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत हो तो बता दो। अब देखिए हमारे पास ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये वेव है, क्योंकि आइंस्टीन को पता था कि लाइट वेव है। यहां पे वेरी करने के लिए सिर्फ दो चीजें, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी या न्यू। आई क्या है? आई है आपका इंटेंसिटी और न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये दो क्वांटिटीज हैं जिनको हम वेरी करेंगे, और हम क्या वेरी करेंगे, इस v को वेरी करेंगे, है ना। ये तीन तो मेन बेसिक चीजें होंगी जिनको हम वेरी करके देखेंगे, और भी क्वांटिटीज हैं जिनको वेरी करेंगे हम आगे चल के। पर इससे पहले कि हम इससे और आगे बात करें, कुछ और टर्म्स हमें देखनी होंगी। जैसे अगली हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए जब हमने ये सेटअप चला दिया, जब इस पर लाइट इंसिडेंट हुई, तो फिर जो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से, इसको कैपिटलाइज हम इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करें तो यहां मैं स्मॉल आई लिख दे रहा हूं। जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने जाओगे तो इफ करंट पासेस थ्रू द
photoelectric setup if current passes through the circuit, the current that is passing through the circuit of photoelectric setup is called photoelectric current. ठीक है बेटा। इसके बाद अगली टर्म हमारे पास आती है सैचुरेशन करंट। अब ये सैचुरेशन करंट क्या होता है इसको समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता था। एक इलेक्ट्रॉन इधर निकला, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर निकल जाता, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर निकल जाता, है ना। इस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो एनर्जी लेके किसी भी डायरेक्शन में एमिट हो सकता था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। ठीक है, जरूरी नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन जाके एनोड की तरफ ही जाए। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहां का पोटेंशियल हाई कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो इधर निकला है वो ऐसे घूम के यहां पहुंच जाए। ठीक है, क्या होगा अगर मैं यहां का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं यहां का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये V में बढ़ाता जाऊंगा, तो धीरे धीरे ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं वो यहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जो इधर निकला वो भी पहुंच जाएगा, जो ऊपर निकला वो भी पहुंच जाएगा। तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जिस पोटेंशियल के बाद, जिस पोटेंशियल पर इस कैथोड से निकलने वाले सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो सैचुरेशन करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स emitted from cathode reach बोलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ना, reach anode, the corresponding current is called saturation current. ठीक है, समझ में आई बात। कोई दिक्कत नहीं सर। कॉपी कर लो इसको। ये सब तो आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, बस रिवीजन हो रहा है ना। क्लास 11th में सबसे शुरुआत में पढ़ते हो केमिस्ट्री में, और क्लास 12th के एकदम अंत में पढ़ते हो फिजिक्स में। ये सब लफड़ा है यहाँ पे, इसीलिए केमिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि क्लास 12th के अंत में जो फिजिक्स में पढ़ रहे हो वो क्लास 11th की शुरुआत में केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते, है ना बेटा। रेडियो एक्टिविटी हम लोग के सिलेबस में है क्या? रेडियो एक्टिविटी हम लोग के सिलेबस में रेडियो है। एक्टिविटी सिलेबस से हटा दिया गया है, मैंने बोला था मैं उसको इसलिए बाकी का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि जेई मेन का सिलेबस अभी तक आया नहीं है, क्या करें, है ना। आगे बढ़े। हाँ हाँ। ठीक, तो मैंने इस सैचुरेशन करंट को देखते हुए अपना ग्राफ बनाया, किसके बीच में, मैंने ग्राफ बनाया बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। तो मैंने देखा कि ग्राफ जो है, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके कैथोड से निकल के एनोड तक पहुंच जा रहे थे। ठीक है, तो इवन व्हेन V is 0 देयर इज सम करंट, दैट मीन्स जो करंट आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि लाइट की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो लाइट की वजह से निकल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं निकल रही। अपने आप में एक रिजल्ट हो गया है, हाँ या ना। आफ्टर दैट मैंने जब पोटेंशियल को बढ़ाया तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर करंट कभी नहीं जाता। करंट जो है आपका वो हमेशा ऐसा रहता है। दिस करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करें ना करंट को, स्मॉल आई सैचुरेशन। ठीक है, समझ में आई बात। वैसे ये इतना दूर नहीं रहता, ये मीट कर जाता है लाइन, मतलब थोड़ा मैंने ज़्यादा बना दिया एसिम्प्टोटिक, ऐसा मीट कर जाता है ये।
ठीक है बेटा। तो ये अपना सैचुरेशन करंट हो गया। एक पर्टिकुलर V के ऊपर करंट कांस्टेंट हो जाएगा, दैट V इज कॉल्ड, दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। इस केस में क्या होगा, आपके कैथोड से निकलने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर से किधर मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। चार्ज हायर टू लोअर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर मूव करता है। अब ये ग्राफ देख के मुझे लगा यार कुछ तो अधूरा है। क्या अधूरा है? बिना V के कुछ करंट है, तो क्या मैं इस करंट को जीरो कर सकता हूं? इसके लिए मैंने क्या किया, अपने V को उल्टा लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को उल्टा करके देखा। तो हमने देखा कि हाँ, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा अप्लाई कर दूं, मतलब मैं अगर एनोड का पोटेंशियल कम कर दूं कैथोड से, तो मैं देखूंगा कि एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ V, एट सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ V, करंट जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो हमने इसका नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई फिर? जिसको हम Vs से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो गया? दिस इज मिनिमम मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिएगा बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, इसे पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब ये होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया ना, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव हो गया ना, बट हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, उसको कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एनोड पोटेंशियल फॉर विच, ये कौन सा करंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? ये कौन सा करंट है? स्मॉल आई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes zero is called stopping potential। समझ में आई बात? मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, जिसकी वजह से जब जो अप्लाई करने पे आपका करंट जीरो हो जाए, उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा कब होगा? जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो कैथोड से निकल रहा है, उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप एनोड तक ना पहुंचते दो। आपने पोटेंशियल इतना कम कर दिया कि कैथोड से निकलने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उस केस में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस केस आपका करंट जीरो हो जाएगा, और उस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा। अब जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ लिया है, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल ही पढ़ लेते हैं भाई। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है? तो रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है बेटा नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। मतलब बेसिकली यहां पर जो पोटेंशियल है ना नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलेंगे। अगर पोटेंशियल उल्टा लगा हुआ है तो उस पोटेंशियल को हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? ये डेफिनेशंस क्लियर है ना सारी, और ये ग्राफ क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब हमारे आइंस्टीन अंकल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइंस्टीन की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, बिना जज किए हम आइंस्टीन की सारी ऑब्जर्वेशन देखते जाएंगे कि आइंस्टीन क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया। आइंस्टीन्स ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले उसने बोला कि मैं क्यों नहीं इंटेंसिटी और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं। ठीक है, या उल्टा बना दिया मैंने, करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए ना,
तो करंट का ग्राफ वर्सेस इंटेंसिटी क्यों नहीं ड्रॉ करूंगा? तो क्या हुआ, उसने बुलाया, इधर की तरफ मैंने डाल दिया करंट, मैं डिपेंडेंस देखूंगा इसकी इंटेंसिटी पे। आई कितनी है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और स्मॉल आई क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो उसने देखा बहुत ही अच्छा ग्राफ बना, बहुत ही मासूम सा ग्राफ बना है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ करंट बढ़ता जाता है। मतलब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो लाइट की वजह से निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां चल रहा है ना बेटा? हाँ या ना? और तो कुछ इसमें बोल ही नहीं सकते ना, एकदम क्लियर कट बात हो गई ना ये तो। जितना ज्यादा आप इंटेंसिटी डाल रहे हो लाइट की, उतना ज्यादा करंट आ रहा है। ठीक है, फिर उसने दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया, जो थोड़ी देर पहले मैं ग्राफ बना चुका हूं वही वाला ग्राफ बनाया उसने, बट थोड़ा और अच्छे से बनाया। उसने दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया, ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। पर उसने क्या किया, उसने बोला एक पर्टिकुलर टाइप का लाइट लिया, लेट्स से सोडियम लैंप लिया है, तो उसने बोला कि ये मेरा ग्राफ बना है करंट और पोटेंशियल का। ठीक है, उसने बोला एक काम करते हैं, ये ग्राफ तो बढ़िया है, मैं एक बार इंटेंसिटी को चेंज करके देखता हूं। यहां मैंने कैपिटल इंटेंसिटी कैपिटल I1 लगाई है, अब मैं कैपिटल I2 लगा के देखता हूं, इंटेंसिटी बढ़ा के देखता हूं। तो उसने जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो उसने एक चीज बहुत मस्त गौर करी, बहुत अच्छी गौर करी। क्या? कि ग्राफ में करंट तो बढ़ गया, करंट तो बढ़ गया, पर इंटरेस्टिंगली क्या नहीं बढ़ा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। समझ में आई बात? हमने जब लाइट की इंटेंसिटी चेंज करी तो करंट तो बढ़ा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब सोडियम लैंप ही यूज किया हमने, पहले एक लैंप यूज किया, बाद में 2 लैंप यूज किए, तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ गई। समझ में आई बात? सिर्फ करंट बढ़ गया। क्लियर है ये? अब यहां पर एक एनालिसिस तो बनती है, क्या बनती है कि भैया आखिरकार स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों आ रहा है? why is there नहीं, why does stopping potential exist? आखिर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? ऐसा पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से निकल रहा है वो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा। बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल का एग्जिस्टेंस एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ stopping potential indicates existence of maximum kinetic energy of electrons। मतलब there is some value of kinetic energy जिससे ज्यादा kinetic energy का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या होगा आप समझिए, इलेक्ट्रॉन को आपने यहां से फेंका विद काइनेटिक एनर्जी के, पूरे रास्ते में इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है क्योंकि यहां का पोटेंशियल कम है। बेसिकली अगर यहां का पोटेंशियल 0 मान लो तो यहां का पोटेंशियल -v स्टॉपिंग है। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल जीरो से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे उल्टी तरफ फोर्स लग रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो इस पर फोर्स उल्टी तरफ लग रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है बट फोर्स पीछे की तरफ है। अब क्या होगा, इसका जो के होगा यहां पर के इनिशियल माइनस ई इंटू वी एस है ना, के इनिशियल माइनस ई इंटू वी एस शुड बी इक्वल टू के फाइनल, क्योंकि कुछ एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस ट्रेवल करने में खर्च हो जाएगी। लोअर पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना, यूं समझना चाहिए, मेरी ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए, हमें लिखना चाहिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल जीरो माना तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू माइनस वी एस, क्योंकि चार्ज तो माइनस ही है ना। दिस इंप्लाइज के फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस ई वी एस। अब मुझे ये मालूम है कि के फाइनल हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, के फाइनल हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अच्छा वी एस नहीं लिखना चाहिए, वी लिख देते हैं। देयरफॉर आपका जो के इनिशियल है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई इंटू वी, और अगर ये वी ई इंटू वी अगर के इनिशियल से बड़ा हो जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपके अनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड से अनोड की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कैथोड से अनोड की तरफ जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रही है। अगर उसके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई टू क्रॉस दिस पोटेंशियल एनर्जी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब ये है कि E इंटू वी स्टॉपिंग जो है ना, दिस हैज टू बी इक्वल टू के मैक्स। समझ में आई बात, एंड इट इंडिकेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट अगर हम यहां पर इस ऑब्जर्वेशन को लेते हुए अगर हम एक और ग्राफ बनाएं, जो मेरे पास जगह नहीं इसलिए यहीं बना दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। सिमेट्रिक ग्राफ नहीं, पहले ही बोल दे रहा हूं, कुछ ऐसा, मतलब कि एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होगी, ये हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी लेकर नहीं चल रही। इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर लेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के मैक्स कितना है, ई इंटू वी स्टॉपिंग के बराबर। एंड इंटरेस्टिंगली ये जो वी स्टॉपिंग है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक और अपने आप में प्रॉब्लम है ना। आगे बढ़े, ओके। तो आइंस्टीन ने बोला अच्छा इंटेंसिटी नहीं, चलो। तो आइंस्टीन को अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटरेस्टिंग लगने लगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज बता रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा लाइट की, इसलिए नाउ आइंस्टीन हैज बिकम इंटरेस्टेड इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन ईवी के बाद EVx इज इक्वल टू Kmax कैसे है? मतलब ऐसा समझ लो, फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू रीच एनोड, इलेक्ट्रॉन तभी रीच करेगा ना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो नहीं हो सकती। अच्छा ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन गलत लिख दिया मैंने,
मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना था, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। और अब इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो E इंटू वी से बड़ा होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रहा है वहां पे जाते जाते, या मतलब नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब कि E इंटू वी स्टॉपिंग जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे रहा है ना। नहीं समझ। भाई एक बात बताओ, बॉल को ऊपर फेंक रहे हो अलग अलग वेलोसिटी से, है ना, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर कोई बॉल नहीं जा पा रही, मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा कोई बॉल कवर नहीं कर पा रही, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगी ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपने 100 बॉल्स को फेंकी, 100 बॉल्स को ऊपर फेंका, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर कोई भी बॉल नहीं गई, तो क्या मैं कह सकता हूं 100 बॉल्स में से जिस बॉल के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी वो उस मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग mgh के बराबर थी, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? हाँ सर। वही बात तो यहां पे भी कह रहा हूं, जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें से जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी वो जस्ट यहां पहुंच रहा है, जब वी स्टॉपिंग जीरो, जब पोटेंशियल डिफरेंस वी स्टॉपिंग है, जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है ना, या एक भी नहीं पहुंच रहा है ना। तो मतलब कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था उसके पास इतनी एनर्जी थी कि E इंटू वी एस को क्रॉस कर पाया, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, यूं समझ, यहां से ऐसे समझ लो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E ग्रेटर देन इक्वल टू ईवी होगा तब तो पहुंच पाएगा। नहीं पहुंचने के लिए क्या कंडीशन है? E इंटू वी, ईवी शुड बी इक्वल टू, ईवी शुड बी ग्रेटर देन के। नहीं पहुंचने के लिए कंडीशन होगी ना, ईवी शुड बी ग्रेटर देन के, या E इंटू वी स्टॉपिंग शुड बी ग्रेटर देन के मैक्स, और बाउंड्री कंडीशन पे इक्वल टू के मैक्स, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की तो क्या होगा, इक्वल टू के मैक्स से निकलेगा ना, ग्रेटर देन से तो रेंज निकलेगा, राइट। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़े। हाँ ठीक, तो आइंस्टीन इंटरेस्टेड हो चुका है किस चीज में? स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो आइंस्टीन ने बोला अच्छा इंटेंसिटी चेंज करने से तो फर्क नहीं पड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस चीज में वो परेशान है। तो उसने क्या किया, एक चीज ट्राई करी, उसने ट्राई किया डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज उसने ट्राई करी, और उसने देखा जब मैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाता हूं तो मैंने देखा कि ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, एक करस्पॉन्ड न्यू1 के करस्पॉन्डिंग ऐसा बन गया, दूसरी फ्रीक्वेंसी न्यू2 के करस्पॉन्डिंग ऐसा बन गया, तीसरी फ्रीक्वेंसी न्यू3 के करस्पॉन्डिंग ऐसा बन गया। समझ में आई बात? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आया। समझ में आई बात? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, आइंस्टीन ने ये चीज ऑब्जर्व करी। समझ में आई बात, हाँ या ना? इनफैक्ट उसने देखा कि इफ nu3 is greater than nu2 is greater than nu1 then vs3 is greater than vs2 is greater than vs1। मतलब उसने देखा जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ओके,
और ये V कितना है, ये V बेसिकली पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यहां पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है बेटा, तो इस पर आइंस्टाइन ने कहा ओके, तो व्हाई डोंट वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट सीम टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स अदर देन फ्रीक्वेंसी, राइट। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हुए लग रही है अभी तक, इसलिए उसने बोला लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा, ठीक है। तो उसने ये ग्राफ बनाया, उसने ग्राफ लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए नहीं बनाया, उसने E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए बना दिया। उसने ग्राफ बनाया E इंटू वी स्टॉपिंग विच इज इक्वल टू K मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसने क्या देखा, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट यूज करी, करस्पॉन्डिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल बना यूज किया। तो उसने देखा कि जो पॉइंट्स आए अलग अलग लाइट के लिए, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में आ गए। ये एंगल बन गया थीटा। उस और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यूज करने पे कोई करंट नहीं आ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, समझ में आई बात। नोट करने वाला एक और बात क्या हो गई कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो चुका है, मतलब आपका करंट आ ही नहीं रहा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यूज करने पर। तो नोट करने लायक बात हो गई, नो करंट is found for a frequency below a threshold value। थ्रेशोल्ड मतलब बाउंड्री कंडीशन होता है एक तरीके से। थ्रेशोल्ड का मतलब ऐसे होता है दरवाजे का चौखट, मतलब बाउंड्री ऐसे कि उस चौखट के इस तरफ तो घर के अंदर, उस तरफ तो घर के बाहर। समझ में आई बात। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक बाउंड्री हो गई, जिससे कम फ्रीक्वेंसी लगा दोगे तो कोई करंट नहीं आएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी लगा दोगे तो करंट आएगा। ठीक है, इसका नाम दे दिया न्यू थ्रेशोल्ड, और उसने के मैक्स और न्यू के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ किया। तो उसने बोला अच्छा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी। तो उसने बोला और तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को, सिर्फ एक ही चीज हो सकती है जिसके ऊपर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, क्योंकि बाकी सब कुछ तो यूज हो चुका है। लाइट की इंटेंसिटी से फर्क पड़ नहीं रहा है ना, फ्रीक्वेंसी का ही तो ग्राफ ही बन रहा है, करंट जीरो ही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे। तो बचा क्या, कुछ बचा है क्या जिसको आप वेरी कर सकते हो क्या। अब देखो आप और मैं स्टक हो जाएंगे, पर आइंस्टीन समझदार था, उसने बोला मैं एक चीज और चेंज कर सकता हूं। क्या, वो मेरा कैथोड का मेटल, मैं मेटल चेंज करके देख सकता हूं। तो उसने बोला ये मेरे मेटल 1 के लिए ग्राफ है, अगर मैं मेटल 2 यूज करूंगा तो इंटरेस्टिंगली ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन आता है, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंगली ग्राफ का जो स्लोप है वो पिछले ग्राफ के इक्वल आता है। मतलब ये एंगल दोनों के लिए थीटा सेम है, मेटल 1 के लिए भी मेटल 2 के लिए भी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है बट ये थीटा सेम है। उसने बोला अच्छा एक काम करते हैं, एक और मेटल यूज करके देख लेते हैं। तो थर्ड मेटल के लिए भी उसने यही चीज देखी कि हाँ भैया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो जा रही है, पर ये थीटा चेंज नहीं हो रहा। समझ में आई बात।
तो अब मैं इसमें से कोई भी एक मेटल यूज कर लूं तो मैं कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि Kmax इज इक्वल टू tan थीटा इंटू न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? ये आपका Kmax है, ये न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड है। tan थीटा इज इक्वल टू Kmax अपॉन न्यू माइनस न्यू थ्रेशोल्ड होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ हाँ सर। है ना? और न्यू थ्रेशोल्ड अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है। तो उसमें मतलब ये tan थीटा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर एक मेटल के लिए सेम है, लाइट की फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पड़ रहा। तो tan थीटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो उसने tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके देखी आइंस्टीन ने, तो उसने पाया tan थीटा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकंड। बाद में हम लोग इसको प्लैंक्स कांस्टेंट h के नाम से जाने। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। नहीं समझ में आया? अरे tan थीटा, उसने अपने एक्सपेरिमेंट से tan थीटा की वैल्यू निकाली और बाद में हमें पता चला ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है? ओके। ये हाँ तो सर। एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, इसमें क्या आपको समझना है? ये जो ग्राफ बना, उसने अपने वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाई, उसने tan थीटा निकाल ही सकता है। tan थीटा निकाला तो इंटरेस्टिंगली tan थीटा की वैल्यू इतनी आई जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। तो हमने बोला अच्छा, मतलब Kmax जो है ये h न्यू माइनस h इंटू न्यू थ्रेशोल्ड है। फिर हमने देखा ये जो h इंटू न्यू थ्रेशोल्ड है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी, जो एनर्जी सप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पा रहा है। तो ये जो है ये हो गया आपका वर्क फंक्शन फाई। तो आपकी इक्वेशन बन गई Kmax इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई। ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। Kmax इतना आ गया h न्यू माइनस फाई। समझ में आई बात? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़े फिर। हाँ सर। ठीक, तो ये सब बातें देखकर आइंस्टीन ने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। आइंस्टीन ने स्टेटमेंट दे डाला, लाइट इज नॉट वेव, इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल दिया उसने, एक तरफ तो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, दूसरी तरफ बोलता है लाइट पार्टिकल्स है। तो उसने कहा देख भाई, लाइट पक्के से पार्टिकल्स हैं, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसी आई हैं जो आप किसी भी तरीके से वेव का यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसने सबसे पहले बोला कि प्रॉब्लम्स क्या है लाइट को वेव होने में, लाइट को वेव कहने में प्रॉब्लम क्या है? कि वेव से क्या है कंटिन्यूसली एनर्जी आती है, और पार्टिकल्स से क्या है एक एक झटके में एनर्जी आती है। उसने सबसे पहली बात कही कि एक प्रॉब्लम तो आपके इंटेंसिटी के साथ है। क्या प्रॉब्लम है इंटेंसिटी के साथ? उसने कहा कि
वेव थ्योरी से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आना चाहिए, है ना। तो आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, राइट। नाउ इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। समझ में आई बात? इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस, हाँ या ना। हाँ और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बढ़ेगा। तो बेसिकली इंटेंसिटी, दिस इंप्लाइज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। देयरफॉर मतलब हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, जो केमैक्स है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विच इंप्लाइज वी स्टॉपिंग भी इंक्रीज होना चाहिए, विच इज नॉट ऑब्जर्व्ड, है ना। इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ा था, राइट। है ना बेटा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर लाइट वेव है तो लाइट कैसे आती? कंटिन्यूसली लाइट की सप्लाई आती रहती है ना, कंटिन्यूसली आते रहता है, कंटिन्यूसली आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है ना। तो ऐसे में अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंच जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन्स तक, है ना। भले फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ा है? तो बेटा फ्रीक्वेंसी से ये फर्क पड़ा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट should occur at every frequency if light is wave, क्योंकि सिर्फ एनर्जी से मतलब है। न्यू थ्रेशोल्ड शुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक और प्रॉब्लम, टाइम डिले प्रॉब्लम। उसने इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस अज्यूम करते हुए, जो कि एटम के बराबर अज्यूम कर लिया था उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसने यूज की थी, उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के करस्पॉन्डिंग उसने बोला अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, जो वर्क फंक्शन चाहिए, वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो ही कैलकुलेटेड दैट मिनिमम टाइम, अगर 100% एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिली है वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कोई एनर्जी का लॉस ना करे, मिनिमम टाइम टू ऑब्टेन वर्क फंक्शन, एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन by uniformly distributed intensity of light in his setup came out to be 8 hours. 8 घंटे बाद ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाहिए बल्ब ऑन करने के, उससे पहले नहीं निकल सकता। उससे पहले निकल गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो गया, मतलब लाइट वेव नहीं है, लाइट कुछ और है। उसने कहा, मतलब इस प्रॉब्लम को ऐसे समझो, उसने कहा इसका मतलब लाइट पार्टिकल्स है। कैसे? पार्टिकल मान के मैं इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। कैसे? उसने कहा अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल एक एक करके बम की तरह आगे गिर रहा है। आप सोचिए, टाइम डिले प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करता हूं। आप सोचिए एक पार्क में खूब सारे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। आपको उन पौधों में पानी डालना है,
आपने क्या किया, एक छोटा सा फव्वारा लगा दिया, फव्वारे से चारों तरफ पानी जा रहा है, सारे पौधों में पानी गिर रहा है ना, सारे पौधों में पानी गिर रहा है। पानी गिरेगा तो फव्वारा ऑन करने के 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, हो सकता है 1 घंटे बाद, डिपेंडिंग ऑन फव्वारे की स्पीड एंड नंबर ऑफ पौधे एंड कितने एरिया में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सारे पौधों को पानी मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। अगर आप फव्वारे से हाँ सर। पौधे पटा रहे हो तो क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा ना पौधों को पानी मिलने में, पर यहां तो तुरंत मिल जा रहा है, इंस्टेंट। उसने बोला मेरे को तो इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूं वैसे ही करंट चालू हो जा रहा है, जैसे मैं लाइट ऑन कर रहा हूं करंट चालू हो जा रहा है। तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्या कि मेरा पास जो पानी सप्लाई करने का मैकेनिज्म है वो फव्वारा नहीं है। मैं क्या किया हूं, एक बाल्टी में खूब सारे पानी के पैकेट्स लेके गया हूं, मतलब पॉलीथीन के बैग्स में खूब सारे पैकेट्स लेके गया हूं। मैं गार्डन के बीच में खड़ा हुआ, मैंने पैकेट्स को उठाया और ऐसे फेंक दिया। जिस पौधे के ऊपर जाकर वो पैकेट गिरा, उस पौधे को तो पूरी एनर्जी एक साथ मिल गई, पूरा पानी एक साथ मिल गया। जिस पौधे के ऊपर जाके पैकेट नहीं गिरा उसको कुछ नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ, कुछ पौधों को एक साथ पूरा पानी मिल गया, मतलब इंस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? हाँ या ना? बोलो। और तो वही टाइम डिले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और वहीं से आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। कैसे? अगर उन पौधों का, उन पैकेट्स का साइज बहुत छोटा है, एक पौधे को लेट से 1 लीटर पानी चाहिए और पैकेट्स का साइज में लेके गया हूं सिर्फ 250 ml का, तब तो किसी भी पौधे को पानी नहीं मिलेगा पूरा, है ना बेटा? हमें ये एज्यूम करना है यहां पे कि एक पौधे के ऊपर एक ही पैकेट गिर सकता है, ठीक है? तो तब तो किसी भी पौधे को पानी नहीं मिलेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो मेटल का साथ छोड़ के बाहर निकल जाए। इसलिए देयर शुड बी ए मिनिमम साइज ऑफ द पैकेट, राइट? है ना? यस सर। और वहीं से आया फ्रीक्वेंसी, वहीं से सॉल्व हुआ फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम कि भैया जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो पैकेट का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? है ना? और यहीं से आता है इंटेंसिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है यहीं से। कैसे? कि भैया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंटेंसिटी ज्यादा है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, ज्यादा पौधों को पानी मिल जाएगा। पर किसी पौधे को जितना, मान लो 1 लीटर पानी चाहिए था हर पौधे को, आपने पैकेट उड़ा के फेंक दिया 2 लीटर के। अब 2 लीटर के आप 100 पैकेट उड़ाओ चाहे 1000 पैकेट उड़ाओ, एक पौधे को एक्सेस पानी कितना मिलेगा? सिर्फ 1 लीटर ही मिलेगा ना, है ना? बोलो। हाँ सर। एक पौधे को एक्सेस पानी तो सिर्फ 1 लीटर ही मिलेगा ना, चाहे आप 1000 पैकेट उड़ा दो। तो इससे इंटेंसिटी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्यों एग्जिस्ट कर रही है। तो आइंस्टीन ने कंक्लूड कर दिया कि भैया लाइट जो है वो पार्टिकल्स। अब बवाल हो गया, वो जो यंग के सपोर्टर थे वो खड़े हो गए, कैसी बात कर रहे हो तुम, लाइट को तुमने पार्टिकल बोल दिया, तो बताओ इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आइंस्टीन ने बोला वो सब ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मेरी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 3 प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, इनको तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो वो हमें नहीं पता, झगड़ा हो गया 2 ग्रुप में, अच्छा खासा जबरदस्त झगड़ा। एक ग्रुप बोलता लाइट पार्टिकल है, दूसरा ग्रुप बोलता लाइट वेव है, दोनों झगड़ रहे। एक बोलता देखो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता लाइट वेव है, न्यूटन नहीं बोल के गया था लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है। फोटो इलेक्ट्रिक बोलो लाइट पार्टिकल है, न्यूटन बोल के गया था लाइट पार्टिकल है। ये पता नहीं बीच में कौन कौन यंग ऊट पटांग साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने बोला लाइट वेव है, तुमने मान लिया लाइट वेव है। मैं बता रहा हूँ न्यूटन सही था, उधर बोल रहे भैया न्यूटन सही था, वो तो बहुत पहले हम गलत प्रूफ कर चुके हैं, न्यूटन ने तो बहुत कुछ ऊट पटांग चीजें बताई थी, सबको गलत प्रूफ कर चुके हैं। हमारा तो दूसरा प्रॉब्लम है कि भैया बताओ आपके डिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन करोगे लाइट को पार्टिकल मानते हुए। झमेला हो गया, अच्छे से झमेला हो गया। तो कौन आया सुलह कराने? सुलह कराने कोई आया था दोनों ग्रुप्स के बीच में?
सर आप हाँ, मैं आया था। कौन आया था भाई? पता है आप लोगों को? केमिस्ट्री में पढ़ा था आप लोगों ने। डुअल नेचर किसने बताया था? हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग ने बताया था। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था ना। बताओ। डी ब्रॉगली। बताइए जल्दी, कोई तो, किसी को तो याद होगा। डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने बताया था, ठीक है। डी ब्रॉगली ने बताया था, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने बोला भैया शांत रहो, लाइट पार्टिकल भी लाइट वेव भी, तुम क्या चिल मार, काहे तुम परेशान हो रहे हो। सबने उसको घूर के देखा, तुम आ गए बीच में कुछ भी बोलने के लिए, है ना। उसने कुछ बोला, सबने मान लिया ऐसे ही। उसने बोला देख भाई, ये रहा इंडिया का मैप। उसने एक मैप रखा ज्योग्राफिक मैप, उसने दूसरा मैप रखा पॉलिटिकल मैप, उसने तीसरा मैप रखा जिसमें इंडिया के सारे रेलवे ट्रैक्स का मैप है। उसने बताओ इनमें से इन मैप्स में से कौन सा मैप इंडिया का है। तो सारे मैप इंडिया के। हाँ, तुमको किसने बोला कि पार्टिकल अलग होता है वेव अलग होता है? तुम्हारे खुद के दिमाग की करतूत है ना। किसने बोला कि वेव अलग होता है और पार्टिकल अलग होता है? मैं कह रहा हूं दुनिया में सब कुछ वेव है, सब कुछ पार्टिकल है। बोले हैं? बोले हाँ, जैसे इंडिया में तुम बोल सकते हो कि इंडिया में राजस्थान, इंडिया बना है राजस्थान का, गुजरात का, बंगाल का, यूपी का, एमपी का, बिहार का, सारे इतने सारे स्टेट्स का बना हुआ है। वैसे आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया बना हुआ है माउंटेन्स का, रिवर्स का, प्लेन्स का, प्लेट्यूज का, डेजर्ट का, है ना। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? हाँ सर। तो जब आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, जब आप ये किसी भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हैंडल करने वाले हो, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी लोगे इंडिया की? पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करोगे कि हाँ भैया यहाँ से इतनी सीट्स हैं, यहाँ पर इतनी सीट्स हैं, यहाँ पे ये वाली पार्टी जीत रही है, यहाँ पे वो वाली पार्टी जीत रही है, राइट। लेकिन अगर आप इंडिया की नेचुरल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हो कि बारिश कहाँ हुई क्या नहीं हुई, तो क्या बात करोगे? कहाँ पे प्लेट्यूज हैं, कहाँ पे डेजर्ट्स हैं, कहाँ पर सी कोस्ट है, इनके बारे में बात करोगे। तो वही हाल आपके पार्टिकल्स के लिए हुई है। पार्टिकल्स के लिए अलग अलग जगहों पर आप पार्टिकल के अलग अलग नेचर का यूज करके चीजों को एक्सप्लेन करोगे। समझ में आई बात? कुछ जगहों पे आप बोलोगे लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो पार्टिकल्स से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ जगहों पे आप बोलोगे लाइट वेव की तरह बिहेव करता है, तो वेव से उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रपोज किया डी ब्रोगली ने डुअल नेचर। समझ में आई बात कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल ही है। उसने ही बोला ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइट ही वेव और लाइट ही पार्टिकल है, पार्टिकल भी वेव है। मतलब आप भी वेव हो, मैं भी वेव हूं, ये पेन भी वेव है, सब कुछ वेव है। समझ में आई बात? उसने बोला सब कुछ वेव है और सब कुछ पार्टिकल है। बहुत बढ़िया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। और वैसे ये जो आइंस्टीन की जो प्रॉब्लम थी ना, उसके लिए पार्टिकल बोलना जरूरी नहीं था। उसके लिए दूसरा एक्सप्लेनेशन, बेटर एक्सप्लेनेशन है, वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने बोला कि भैया लाइट वेव ही है, पर क्या होता है ना, वेव कंटिन्यूअस नहीं है, वेव का अलग अलग पल्स है। एनर्जी के पैकेट्स है। तो आप इनको पार्टिकल की तरह देख सकते हो, जो भी पार्टिकल करेगा वो ये एनर्जी का पैकेट भी कर देगा, है ना बेटा। तो इस तरीके से प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी देके बोला कि देखो, एक एनर्जी इन वन क्वांटम इज E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। एक क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है? H न्यू के बराबर होती है, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू hc बाय लैम्डा, है ना। H की वैल्यू कितनी थी?
आपको तो पता ही होगा कितनी थी h की वैल्यू। 6.64 h की वैल्यू थी 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 क्या जूल सेकंड, है ना, यही थी ना। हाँ सर। अब इस पर भी बात हुई, इस पर बात क्यों, इस पर भी आपको एक चीज और ध्यान देना है। आपके पास अक्सर क्वेश्चंस आएंगे जिसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ दे रखा होगा, तो आपको hc बाय लैम्डा की जरूरत पड़ेगी। अब आपका h इतना गंदा है, उसको c से मल्टीप्लाई करोगे, फिर लैम्डा से डिवाइड करोगे, मेहनत हो जाएगी ना एनर्जी निकालने में, हाँ या ना। तो इसलिए आप एक और वैल्यू याद रखेंगे hc की, ये बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप याद नहीं रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। hc की वैल्यू याद रखेंगे कितनी, hc की वैल्यू होती है, क्योंकि आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखा होगा या एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा, इसलिए आप hc की वैल्यू याद कर लोगे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर या फिर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ऑब्वियसली अगर कभी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा तो क्या लिख दोगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आई बात। ये याद रखना है, नहीं तो इस चैप्टर के क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। मैं मोस्टली इसी को यूज करूंगा या इसको यूज करूंगा, बट 1242 भी याद रखो, क्या दिक्कत है, क्या पता कैलकुलेशन ऐसी होगी जिसमें 1242 इजीली कैंसिल हो रहा हो, है ना। ओके बेटा। और आइंस्टीन ने बोला नहीं लाइट पार्टिकल्स हैं, आइंस्टीन ने क्या नाम दिया था उन पार्टिकल्स का, फोटोन थ्योरी। ठीक है, इंटरेस्टिंगली हमने आगे चल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्चुअली पार्टिकल्स की तरह हम शुरुआत से ट्रीट करते आ रहे हैं, वो भी वेव है, मतलब कि पार्टिकल वेव है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली। हर एक पार्टिकल वेव है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटली। समझ में आई बात। पार्टिकल इज वेव एंड वेव इज पार्टिकल, ये हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स को वेव प्रूफ करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, और अच्छा उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, उसके बारे में चिंता मत करो। वो मैं ऐसे भी पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि आपकी बुक्स में, आपकी हर एक बुक जो है ना, 2 बुक जो है ना कंट्रोवर्शियल थी, अलग अलग बातें करती थी, इसलिए अच्छा उसको हटा दिया गया इस साल के लिए, कम से कम आपका फायदा है इसमें। ठीक है, तो अब हमें इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, खूब सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, और तो कुछ खास बचा नहीं है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर भी शुरू कर देंगे। ओके बेटा, ठीक है, अभी के लिए क्लास ओवर, मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा छोटा हो गया ऐसा क्लास, क्या कर सकते हैं। Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Thank you, sir.